मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के लिए इकोनॉमिक सेक्शन के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था। हाई कोर्ट का आपका जो 18 दिसंबर को एग्जाम है उसमें आपको कुछ ज़्यादा जो डीप है वो नहीं पूछा जाता इकोनॉमिक्स के सेक्शन से। इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और कुछ बेसिक पार्ट है वही में से पूछा जाता है। तो वही में से हम आपके लिए डेली जो है 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर सेक्शन के लेके आते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इकोनॉमिक्स के आज के पार्ट 3 में चलते हैं और करते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 is the balance of trade is also known as balance of trade को और क्या कहते हैं? ठीक है जी, बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार संतुलन। इससे पहले हमने जो पार्ट 2 किया था उसमें भी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चंस को, उसमें भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दी गई है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को और क्या कहते हैं? हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके दो तरह के अकाउंट आते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, जो करंट अकाउंट है इसमें विजिबल ट्रेड आता है और इनविजिबल ट्रेड भी आता है। ठीक है जी बात, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में आपका विजिबल ट्रेड प्लस इनविजिबल ट्रेड दोनों आता है और जो कैपिटल अकाउंट है इसमें आपका एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एक होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ठीक है जी, तो ये जो हमारा विजिबल ट्रेड है और एक इनविजिबल ट्रेड है। जो विजिबल ट्रेड है इसमें हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों आता है, जो गुड्स आती है जिसमें गुड्स। ठीक है जी, और ये जो इनविजिबल ट्रेड है इसमें हमारी आती है सर्विसेज लाइक ट्रांसफर। ठीक है जी, इनकम एंड ऑल थिंग्स। तो जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है दैट इज पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ध्यान रखिएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ और सिर्फ विजिबल ट्रेड को ही इंक्लूड करता है, इसमें सर्विसेज नहीं आती हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का एक और क्या नाम है? द विजिबल बैलेंस। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अनदर नेम फॉर सर्विस सेक्टर? सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र, इसका दूसरा क्या नाम है? हमारे जो इकोनॉमी है उसमें 3 सेक्टर हैं हमारे पास, 3 सेक्टर। वन सेक्टर इज प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी को ऐसे डिनोट करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। ठीक है जी, 3 तरह के सेक्टर होते हैं हमारे पास। क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करते हैं, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी थ्योरी क्या है। 3 तरह के सेक्टर हैं। प्राइमरी सेक्टर उस सेक्टर को कहते हैं जिसमें हम डायरेक्टली जो है अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन नेचुरल रिसोर्सेज, उसका नाम है प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर वो है जो प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल को यूज करता है। प्राइमरी सेक्टर डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है और जो सेकेंडरी सेक्टर है वो रॉ मटेरियल यूज करता है प्राइमरी सेक्टर का। ठीक है जी बात। और जो टर्शियरी सेक्टर है इसका एक और नाम है सर्विस सेक्टर। ठीक है जी, सर्विस सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर। तो हमारा सर्विस यानी जैसे आज मैं टीचिंग कर रहा हूं तो टीचिंग लीजिए सर्विस सेक्टर। फाइनेंस की बात करनी है, बैंकिंग की बात, कई बार आपसे एग्जांपल पूछ लेते हैं पेपर में कि टर्शियरी सेक्टर के कौन-कौन से एग्जांपल है, प्राइमरी के कौन है, सेकेंडरी के कौन है। तो सर्विस सेक्टर में जैसे टीचिंग होगी, फाइनेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, टेलीकम्युनिकेशन।
ठीक है जी। ये सारे सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल, जिसमें सर्विसेज आती हैं सारी। प्राइमरी सेक्टर मैंने आपको कहा जो डायरेक्टली डिपेंड है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे, लाइक एग्रीकल्चर, ठीक है जी, डायरेक्टली डिपेंडेंट है ना नेचर पे। दूसरा फिशिंग, माइनिंग, ये सारे जो है वो प्राइमरी सेक्टर के एग्जांपल हैं, जिसमें डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंडरी सेक्टर देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडस्ट्रीज आती हैं आपकी इसमें, यानी जो है मैन्युफैक्चरिंग सारी की सारी सेकेंडरी सेक्टर में। क्वेश्चन है व्हाट इज अनदर नेम फॉर सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर का और क्या नाम है, टर्शियरी सेक्टर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। प्राइमरी सेक्टर मैंने आपको बता दिया, सेकेंडरी हो गया, एग्रीकल्चर इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। क्लियर है जी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर पूछा। 15 अगस्त 1947 की जो उससे पहले की शाम की 14 अगस्त 1947, उस दिन हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, स्टैग्नेंट थी, बैकवर्ड थी, अंडर डेवलप्ड थी, कैसी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। हमारे ऊपर राज किया ब्रिटिश ने, उस टाइम ब्रिटिश की जितनी भी उन्होंने पॉलिसीज फ्रेम की, जो भी पॉलिसी फ्रेमिंग होती है दैट इज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर नेशन, ठीक है जी। जितनी भी पॉलिसी फ्रेम की उन्हें आजादी, जब हम आजाद हुए उससे पहले, सारी की सारी अपने बेनिफिट के लिए थी, जो उनके देश को बेनिफिट करता था, जो उनके लिए इंटरेस्ट रहता था, सिर्फ वही काम करते थे। हमारे लिए उन्होंने इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं किया। तो उस टाइम हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट भी थी, बैकवर्ड भी थी, अंडर डेवलप्ड भी थी, क्योंकि उनकी सारी पॉलिसी सिर्फ हमारे अपने देश के लिए थी। इंडिया का सिर्फ और सिर्फ उनको क्या चाहिए था, हमारा रॉ मटेरियल, ठीक है जी। हमारे देश में बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल है, काफी मात्रा में, तो बस रॉ मटेरियल यहाँ से ले गए, अपने ब्रिटेन में सब कुछ किया और अपनी इकोनॉमी का ही उन्होंने ध्यान रखा। इंडियन की इकोनॉमी उनके लिए मैटर नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर। देखो क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आती है, सर्विसेज, इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दिस, एग्रीकल्चर। करेक्ट आंसर इज एग्रीकल्चर। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंक्लूडेड। बताया ना मैंने आपको, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं आपकी सेकेंडरी सेक्टर में, सारी की सारी इंडस्ट्रीज ये वो उसी में ही आती हैं। क्लियर है जी। थोड़ा सा अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे। और एचपी हाई कोर्ट के लिए आपको सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी और जो हम यहाँ पर करें, अगर आप वो भी करेंगे तो भी आपके फ्री के नंबर फुल ऑन मिलेंगे। अगर 10 to 15 क्वेश्चन इकोनॉमी के आते हैं तो सारे के सारे आपके हैं, ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टैब्लिश्ड। कहाँ खुली थी? इसका करेक्ट आंसर है जमशेदपुर। मैंने आपको पिछली जो हमारी वीडियो थी पार्ट 1 या 2 उसमें बताया था कि पहली कॉटन मिल कहाँ बनी थी, ठीक है जी। उस वीडियो में था कि पहली कॉटन मिल कहाँ थी। तो एक खुली थी कलकत्ता में, दूसरी खुली हमारी बॉम्बे में। कलकत्ता वाली थी 1818 में और बॉम्बे वाली थी 1854 में। ये जो कलकत्ता वाली थी ये फेल हो गई थी, क्यों? ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन, ठीक है जी। तो ये फेल हो गई थी। तुम्हारी जो फर्स्ट थी अनसक्सेसफुल थी हमारी, ठीक है, और जो सक्सेसफुल थी वो थी बॉम्बे। तो पहली कॉटन मिल बॉम्बे में 1854 में। ये क्या है? फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी। तो पहली आयरन एंड स्टील कंपनी खुली थी हमारी जमशेदपुर में। जमशेदपुर आपका कहां हुआ? झारखंड में। और ये जो कंपनी खुली थी इसका नाम था टिस्को। सुना है नाम? टिस्को। टाटा टिस्को, टाटा, हाँ टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है जी। टिस्को की फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये हमारी पहली स्टील कंपनी थी जो खुली थी 1907 में।
कहां पे? जमशेदपुर में। ठीक है जी। और ये प्राइवेट थी, टाटा की थी तो प्राइवेट थी, और जो पहली थी हमारी पब्लिक सेक्टर की, जो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की थी, वो की थी राउरकेला में। ध्यान रखना, राउरकेला आपका हुआ उड़ीसा में। ठीक है जी, राउरकेला आपका हुआ उड़ीसा में। जो पहली पब्लिक आउट थी, यानी जिसमें गवर्नमेंट का भी रोल था, इंटीग्रेटेड, वो थी राउरकेला में, उड़ीसा में। ये बनी थी 1860s के आसपास। ठीक है जी, 1860s के आसपास राउरकेला में। और ये जो टिस्को थी, ये पहली प्राइवेट थी और एशिया की लार्जेस्ट भी थी। ठीक है जी, टिस्को प्लांट 1907 में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और राउरकेला वाली पब्लिक थी, जिसमें सरकार का रोल भी था, और इसमें हेल्प की थी हमारी जर्मनी ने। ध्यान रखना, पेपर में पूछेंगे कि राउरकेला जो प्लांट है उसमें कौन सी कंट्री ने हेल्प की थी, तो उस कंट्री का नाम है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर। देखो, जो हमारी पॉपुलेशन की स्टडी है, पॉपुलेशन की स्टडी को कहते हैं डेमोग्राफी। ठीक है जी, डेमोग्राफी। व्हाट इज डेमोग्राफी? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। क्वेश्चन क्या है? द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी किसकी बात कर रहे हैं? पॉपुलेशन की, जनसंख्या की। तो हमारे देश में जो सेंसस स्टार्ट हुई थी 1881 में, और सेकंड जो ट्रांजिशन शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी 1921 में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जो सेकंड ट्रांजिशन थी हमारी। और उसके बाद हर जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, उसके फेजेस होते हैं। तो हमारा जो सेकंड फेज था वो 1921 में शुरू हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इससे पहले हमारे पास हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट था। यहां पे हमारा सेकंड ट्रांजिशन के बाद हमारी जो पॉपुलेशन उसमें कंसिस्टेंसी आना शुरू हुई, और कहते हैं कि थर्ड स्टेज, इंडिया की बात कर रहे हैं विद रेफरेंस टू इंडिया, जो थर्ड फेज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, वो 1971 में शुरू हुआ था। पहले वाला 21 से पहले, सेकंड फेज 1921 के बाद, थर्ड फेज शुरू हुआ 1971 में। और हमारा जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है वो कहते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो अगला शुरू होगा 2026 में, 2026 में फोर्थ ट्रांजिशन शुरू होगा। पहले वाला 21 से पहले, सेकंड 1921 के बीच, 1971 थर्ड फेज, और फोर्थ फेज 2026 के बाद शुरू होगा। इसमें आपका जो फेज है उसमें आपका देखते हैं कि हमारे देश में मॉर्टेलिटी रेट कितना है, या हमारे देश में नेटिलिटी रेट कितना है। ठीक, मॉर्टेलिटी रेट होता है डेथ रेट, यानी 1000 लोगों पे कितने लोगों की डेथ हुई, और नेटिलिटी रेट होता है बर्थ रेट। पेपर में अलग से क्वेश्चन रहते हैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, साइंस की हमारी अलग से क्लासेस चल रही है, उसमें सर आपको बताएंगे। नेटिलिटी रेट में बर्थ रेट देखते हैं, मॉर्टेलिटी रेट में डेथ रेट देखते हैं। तो जो हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है उसमें दोनों की स्टडी होती है, फिर देखते हैं कि कौन सा फेज चला। तो सेकंड फेज कब शुरू हुआ? 1921 में, जिसका एक और नाम है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है जी, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जो किसको कहते हैं हमें? 1921 में। क्यों? क्योंकि ये फेज था जब हमारी जो पॉपुलेशन थी उसकी जो ग्रोथ थी वो नेगेटिव में थी, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। कब? 1921 में। क्लियर है जी? आई होप आपको बातें समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, India's first official census was undertaken in, देखो जी वही क्वेश्चन आ गया, सेंसिस यानी कि जनगणना। ठीक है जी, कब शुरू हुई? पहली बार एक जनगणना हुई थी 1872 में, पर ये ऑफिशियल नहीं थी, फर्स्ट सेंसिस थी। पहली ऑफिशियल सेंसिस हमारी शुरू हुई थी 1881 में। जनगणना होती है हर 10 साल के बाद। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसिस थी वो आपकी 1881 में शुरू हुई थी। और उस टाइम पे पेपर में पूछते हैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से
कि उस टाइम पे इंडिया में ब्रिटिश का राज था, तो वाइसराय कौन थे? तो इस टाइम पे वाइसराय थे 1881 में लॉर्ड रिपन। ठीक है जी, रिपन का टाइम पीरियड था 1880 से 1884, 1880 से 1884 रिपन का टाइम पीरियड था। और रिपन के टाइम पे ही पहली बार ऑफिशियल सेंसिस हुई थी। उससे पहले 1872 में भी हुई थी। इस टाइम पे हमारे जो वाइसराय थे लॉर्ड मायो। ठीक है जी, ये जो लॉर्ड लगता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि लॉर्ड का अपना सिर्फ औहदा बताने के लिए बोलते थे ब्रिटिश। लॉर्ड अपना भगवान को कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अगर आप चाहें तो लॉर्ड लगाएं, नहीं चाहें तो जरूरत नहीं है। तो मायो के टाइम पे ऑफिशियल सेंसस हुई थी 1872 में, और 1881 में हुई थी पहली लॉर्ड रिपन के टाइम पे। वाइसराय आपके बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आते हैं आपके एग्जाम में। और लॉर्ड रिपन का एक और फैक्ट है, जो लॉर्ड रिपन है उनको कहते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ध्यान से, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं आपके पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को। ठीक है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं ना, तो पंचायत जो गांव वाली, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहां आपका शहर है, तो इन दोनों को इकट्ठा कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन है? लॉर्ड रिपन। और ये जो मायो है ना, इनके बारे में एक फैक्ट है कि लॉर्ड मायो सिर्फ एक ऐसे वाइसराय थे जिनका मर्डर हुआ था ऑफिस में। तो ओनली वाइसराय टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस, लॉर्ड मायो। और रिपन फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इनके टाइम पे हुई थी, और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी इनके टाइम पे आया था। ठीक है जी, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। क्लियर है जी बातें? चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज अंडरटेकन इन 1881। क्लियर है जी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following institutional provide institutional credit in rural area? यानी कि जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो है संस्थागत ऋण कौन देता है? तो उनको ऋण कौन देता है? इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, पिछले हमारा लेक्चर था, जो वीडियो थी उसमें था, लेकिन उसमें ऑप्शंस अलग थी, और उसमें हमारा आंसर था ओनली आरआरबी, क्योंकि उसमें लैंडलॉर्ड ऑप्शन थी, साहूकार थे, बहुत सारे और थे। लेकिन इसमें देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यस, कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम ये जो सहकारी समितियां होती हैं कि गांव को जो उनको क्रेडिट दिया जाए, लोगों की जो जरूरत है उनका ध्यान रखा जाए। स्टेट गवर्नमेंट ये भी हेल्प करती है। कमर्शियल बैंक, आरआरबी, कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो डिपॉजिट भी लेते हैं और लोन भी देते हैं, जिनका काम दोनों में आता है। और आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। तो कौन है इनमें से? ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का काम करते हैं आपके ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई। कह रहा है कि अगर इन्फ्लेशन यानी महंगाई, अगर महंगाई को रोकना है और उसमें मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देना है, तो उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रीइन्फ्लेशन। देखो, इन्फ्लेशन आपकी होती है महंगाई। ठीक है जी, महंगाई कब होती है? जब जेबों में पैसा ज्यादा होता है। देखो, बड़ा बॉक्स बनाया, मनी आपकी जेब में ज्यादा है, और जिस चीज की आप डिमांड कर रहे हैं वो आपके पास कम है। ठीक है जी, कोई भी जरूरत की चीज जो आपको चाहिए वो कम है, पैसा ज्यादा है, जो आपको चीज चाहिए वो कम है, तो उसको कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी पैसा ज्यादा और सामान कम है, वो इन्फ्लेशन। क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई, कि मनी की सप्लाई को कम कर देना है। तो मनी की सप्लाई देखो, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यहां भी महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कौन पुश कर रहा है? कॉस्ट, यानी उसके प्राइस बढ़ गए। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसमें भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कौन बढ़ा रहा है? डिमांड बढ़ा रही है। जब आपकी डिमांड बढ़ गई, तो आपकी डिमांड जब ज्यादा है तो आपके पास मतलब पैसा ज्यादा है, जब आपके पास पैसा ज्यादा है तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, जरूरतें बढ़ेगी, उस ये भी इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा है। क्वेश्चन है कि इन्फ्लेशन को कम करना है। तो दूसरा है डिसइन्फ्लेशन,
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डिसइंफ्लेशन। रीफ्लेशन, रीफ्लेशन होता है जब आपकी महंगाई है, महंगाई के बाद मंदी आ गई, मंदी के बाद जब दोबारा से किसी चीज का प्राइस बढ़ता है उसको कहते हैं रीफ्लेशन। यानी महंगाई के बाद सॉरी आपका जो मंदी है, मंदी के बाद दोबारा से प्राइसों का बढ़ना, वो है रीफ्लेशन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डिसइंफ्लेशन, अपस्फीति। ठीक है जी, प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई, मनी की सप्लाई को कम कर देना है, तो उसका आंसर है डिसइंफ्लेशन। ठीक है जी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियन एग्रीकल्चर इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय, इंडियन जो एग्रीकल्चर है उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता है कि लैंड सरप्लस है, लेबर स्कार्स नहीं, लेबर तो बहुत है इंडिया में, लैंड सरप्लस, लेबर सरप्लस। अगली ऑप्शन लैंड स्कार्स, लेबर सरप्लस, लैंड स्कार्स, लेबर स्कार्स नहीं, देखो लेबर बहुत है, लेबर स्कार्स ये भी नहीं हुआ, मैंने कहा लेबर बहुत है। अब हमारे पास चार ऑप्शन है, दो हमने एलिमिनेट कर दी, अब हम 50-50 पे आ गए, तो हमारे यहाँ पे जो लैंड है वो स्कार्स है और लेबर जो है वो सरप्लस है। ये हमारे एग्रीकल्चर की स्थिति है आज की डेट में। तो इंडियन एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैंड स्कार्स, यानी भूमि जो है वो हमारे पास जरा कम है और लेबर हमारे पास बहुत सारी है। तो इंडियन एग्रीकल्चर इज करेक्ट ऑप्शन इज आंसर सी, लैंड स्कार्स एंड लेबर सरप्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस थ्योरी इज आल्सो नोन एज, प्राइस थ्योरी को क्या कहते हैं? देखो इकोनॉमिक्स जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो। ठीक है जी, माइक्रो होती है जो हम छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है जी, और मैक्रो होती है जो हम लार्ज स्केल में स्टडी करते हैं, ग्रुप में। मैक्रो के आपके एग्जांपल हैं जैसे देश की जीडीपी, आपकी इन्फ्लेशन, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक जी, या फिर फिस्कल पॉलिसी। ये जब हमने सब देखने तो लीजिए मैक्रो कांसेप्ट। माइक्रो क्या है? इंडिविजुअल कांसेप्ट, जिसमें हम इंडिविजुअल देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्राइस थ्योरी का क्या नाम है? तो जो प्राइस है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल के बिहेवियर पे। ठीक है जी, कि उसका बिहेवियर क्या है। तो अलग से टर्मिनोलॉजी आ गई है अभी 2020 के इकोनॉमिक सर्वे में इंडिया के बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, जिसमें हम ह्यूमन का बिहेवियर देखेंगे कि उनका बिहेवियर क्या है। तो उसी में ही जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इंडिविजुअल की स्टडी देखता है, जिसमें हम उनके बिहेवियर देखते हैं कि प्राइस के बारे में उनकी क्या थिंकिंग है, वो क्या वो करना चाहते हैं, कैसा उनका व्यवहार है। तो प्राइस थ्योरी जो है इसका एक और नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, प्राइस थ्योरी इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो ये जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, फिस्कल सप्लाई एंड एक्सपोर्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the statement is correct about India's national income? इंडिया की नेशनल इनकम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज हायर देन सर्विसेज। ऑप्शन बी, परसेंटेज शेयर ऑफ इंडस्ट्री इज हायर देन एग्रीकल्चर। परसेंटेज शेयर ऑफ सर्विसेज हायर, परसेंटेज शेयर ऑफ सर्विसेज हायर देन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। देखो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था और मैंने आपको उसमें तीन तरह के सेक्टर बताए थे इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ठीक है जी, प्राइमरी जो रॉ मटेरियल का यूज करता है, डायरेक्टली नेचर पे डिपेंडेंट है। सेकेंडरी सोर्स जो प्राइमरी पे डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल यूज करता है प्राइमरी का। और सेकेंडरी सेक्टर जिसका एक और नाम था सर्विस सेक्टर। ठीक है जी, सेकेंडरी सेक्टर को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो क्वेश्चन आप क्लियर है? करेक्ट अबाउट इंडिया नेशनल इनकम, कि यहां से कितना शेयर है हमारी जीडीपी में, यहां से कितना शेयर है और यहां से कितना शेयर है। तो जो हमारा सर्विस सेक्टर है आज की डेट में 50% से ज्यादा, मोर देन 50% हमारा जो जीडीपी में शेयर है वो सर्विस सेक्टर का है। ठीक है जी, और जो प्राइमरी सेक्टर है वो 21-22% के आसपास है और सेकेंडरी सेक्टर का शेयर आपका 24-25% के आसपास है। ठीक है जी, सबसे ज्यादा जो आपका हमारी जीडीपी है, नेशनल इनकम है, सबसे ज्यादा शेयर उसमें है टर्शियरी सेक्टर का।
तो ऑप्शन है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेशनल इनकम, कि परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज हायर देन सर्विसेज। देखो प्राइमरी एग्रीकल्चर में आता है, इसका हायर है सर्विसेज से, लो, रॉन्ग। सेकंड, परसेंटेज शेयर ऑफ इंडस्ट्री इज हायर देन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री ये हो गया, तो देखो ये भी हमारा करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। परसेंटेज शेयर ऑफ सर्विसेज इज हायर देन इंडस्ट्री, सर्विसेज का हायर है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट, परसेंटेज शेयर ऑफ सर्विसेज इज हायर देन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री पुट टुगेदर, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो ध्यान से पढ़ो कि परसेंटेज शेयर ऑफ सर्विसेज इज हायर, कि सर्विसेज का शेयर हायर है देन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री पुट टुगेदर। जब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को मिलाते हैं, 24 25 इसका है, 21 22 इसका है, अगर दोनों को प्लस करें तो 50% नहीं होगी, मोर देन 50% किसका है, टर्शियरी सेक्टर में। आपने क्वेश्चन देखा, तो अगर आपने स्टडी अच्छे से नहीं किया होगा तो आप बोलोगे कि ये वाली ऑप्शन भी ठीक है। पहली वाली तो सीधी इनकरेक्ट है कि परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज हायर देन सर्विसेज, है ही नहीं। दूसरी वाली करेक्ट है कि परसेंटेज शेयर ऑफ इंडस्ट्री इज हायर देन एग्रीकल्चर, हां जी है, बिल्कुल सही बात है। परसेंटेज शेयर ऑफ सर्विसेज इज हायर देन इंडस्ट्री, ये भी सही बात है कि इसका इससे करेक्ट है। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हो उसमें 4 ऑप्शन होती हैं, तो पहले जो आपको नोटिफिकेशन दी होती है सब कुछ उसमें लिखा होता है पेपर के स्टार्टिंग में ही कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, कि चारों ऑप्शन क्लोज हैं, उसमें जो सबसे करेक्ट है वो चुनिए। वही यही भी इसी क्वेश्चन पे हमारे साथ हो गया। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन डी है वो ज्यादा करेक्ट है, हैंस बी और सी भी करेक्ट, लेकिन सी जो है वो उन दोनों से भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सर्विसेज का जो शेयर है अगर इन दोनों को प्लस कर दे तो उससे भी ज्यादा है। क्लियर है जी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यूगिल, सिचुएशन इज, अभी कहा मैंने टू मच मनी पैसा ज्यादा है, किसके पीछे दौड़ रहा है, चेजिंग टू फ्यू गुड्स, बहुत कम आपके पास जो है वो वस्तुएं हैं जो आपने खरीदना है, तो चीजें कम है, पैसा ज्यादा है। जब आपकी जेबों में पैसा ज्यादा होगा तो उसका एक ही काम है, इन्फ्लेशन। ठीक है जी। अब आपको मैं इसके साथ एक और बात बताऊं, एक है आपकी इन्फ्लेशन, ठीक है जी। इन्फ्लेशन आपको पता चल गया कि पैसा ज्यादा है आपके पास और जो आपके पास वस्तु है गुड्स है कम क्वांटिटी में, होगी इन्फ्लेशन। एक है आपकी डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होती है, ये है क्वांटिटी, ऊपर पे आपका प्राइस, ठीक है जी। ये 0 5 रुपए 10 20 50 100 जो 5 से शुरू किया और प्राइस जो है वो बढ़ गया, ठीक है जी। जब 5 से 20 हो गया तो ये क्या हुई, इन्फ्लेशन, ठीक है जी बात। और फिर जब इन्फ्लेशन जब कम होने लगी, ठीक है जी, महंगाई बढ़ी, फिर महंगाई के बाद दोबारा से रेट कम हो गए, तो उस सिचुएशन का नाम है डिफ्लेशन, ठीक है जी। यानी कि अपस्थिति, तो डिफ्लेशन होगी तो इन्फ्लेशन हुआ, प्राइस राइज, डिफ्लेशन हुआ, इसका करेक्ट आंसर इन्फ्लेशन है, ठीक है जी। इन्फ्लेशन, टू मच मनी चेजिंग फ्यू गुड्स। डिफ्लेशन क्या हुआ, डिफ्लेशन हुआ कि इन्फ्लेशन के बाद जो प्राइस जो है कम हो गई, तो उसका नाम हुआ डिफ्लेशन। अब देखो दो टर्मिनोलॉजी और है आपके पास, स्टैगफ्लेशन और रिसेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन होता है जब आपकी इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा हो और साथ में आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, नोट कर लो अपने पास, इन्फ्लेशन ज्यादा और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा, जब दोनों मैक्सिमम है, ज्यादा है, ऊपर बढ़ रहे हैं, तो वो है स्टैगफ्लेशन। साथ में जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो है आपकी कम, ठीक है जी। इकोनॉमिक ग्रोथ लेस, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बोथ हाई, इस सिचुएशन का नाम है स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है, पैसा ज्यादा है, सामान कम है। डिफ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के बाद जब प्राइस और कम हुए उसका नाम है डिफ्लेशन। रिसेशन, रिसेशन होती है मंदी। मंदी क्या है कि आपकी इन्फ्लेशन हुई मार्केट में,
उसके बाद डिफ्लेशन हुई मार्केट में, उसके बाद कंटिन्यू स्लो डाउन आता रहा, ठीक है जी, कंटिन्यू स्लो डाउन, और वो चलता है आपका रिसेशन की तरफ, ठीक है जी, यानी मंदी आ गई आपके पास। और जब कंटिन्यू रिसेशन और स्लो डाउन इकोनॉमी में और स्लो डाउन, तो वो चलता है आपका डिप्रेशन की तरफ, ठीक है जी। डिप्रेशन आज के टाइम में बड़ी आम समस्या होगी है लोगों में, कमरे में रहना बाहर निकलना नहीं, तो डिप्रेशन। वैसी ही सिचुएशन कुछ इकोनॉमी में भी आती है कि प्राइस बढ़े, इन्फ्लेशन हुई, थोड़े कम हुए, डिफ्लेशन हुई और स्लो डाउन आया तो रिसेशन, मंदी आ गई, उससे भी कंटिन्यू स्लो डाउन, क्वार्टर लेते हैं इसमें हम, ठीक है। तो उसमें जो कंटिन्यू स्लो डाउन दैट इज डिप्रेशन। अमेरिका में डिप्रेशन आया था 1930s में, यूएस में चीजों के रेट बहुत ही ज्यादा उस तरह से, ठीक है। तो यह है आपका इन्फ्लेशन, महंगाई, जो मतलब पैसा ज्यादा सामान कम, डिफ्लेशन जब महंगाई के साथ आपका जो है प्राइस कम होने लगे तो डिफ्लेशन, स्टैग्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बोथ हाई, इकोनॉमिक ग्रोथ लो, और रिसेशन जो है आपका कंटिन्यू स्लो डाउन यानी मंदी आ चुकी है, ठीक है जी, उसका नाम है रिसेशन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेन फैक्टर दैट लेड टू द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, भारतीय निर्यात। आपको पता है कि हमारा देश जो है इंपोर्ट ज्यादा करता है, ठीक है, और एक्सपोर्ट यहां से कम होता है, ठीक है जी, निर्यात कम है, आयात ज्यादा है। क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेन फैक्टर दैट लेड टू रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, हमारा जो भारतीय निर्यात है उसमें क्या कारण है कि तेजी से विस्तार हुआ? Imposition of import duty, no. Liberalization of economy, no. Recession in the other country, no. Diversification of export, निर्यात का विविधीकरण। आपको ऐसे पता है हमारा जो देश है, हमारे देश में है डाइवर्सिटी, और एक फ्रेज यूज होती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, ठीक है जी, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है उसका हमने विविधीकरण कर दिया, मतलब बहुत सारे फील्ड में हमने जो है एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, हर सेक्टर में। तो दिस इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है उसका रैपिड एक्सपेंशन हुआ, तेजी से उसका विस्तार हुआ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीप मनी मींस, देखो जी सस्ता पैसा क्या होता है? एक है आपके पास चीप मनी और एक आपके पास है डियर मनी। देखो जी, चीप मनी वो होती है जब आरबीआई और बैंकों को और बैंक आपको लो इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं, ठीक है जी। बैंक बोलते हैं कि हमारे पास आओ, लो इंटरेस्ट पे आप जितना लोन लेना चाहो ले लो। आज की डेट में 7%, 8% है, इंटरेस्ट रेट कम कर दिए 3%, 4%, लो इंटरेस्ट रेट। तो कैसी मनी? चीप मनी। डियर मनी क्या होती है? जिसका हाई इंटरेस्ट रेट होता है। डियर मनी आपको मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपको डियर मनी चाहिए तो आपको हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इजीली अवेलेबल नहीं होती है डियर मनी। और चीप मनी इजीली अवेलेबल है, क्यों? लो इंटरेस्ट रेट है। और देखो ये सिचुएशन कब आती होगी, सोचो जरा, ये जो चीप मनी है लो इंटरेस्ट रेट पे मिल रही है, कब ऐसी सिचुएशन आती होगी? ऐसी सिचुएशन तब आती है जब हमारे देश में रिसेशन है, डिप्रेशन है, लोगों की जेबों में पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है जेबों में। तो जो हमारा बैंक है वो चाहते हैं कि आपकी जेबों में पैसा है, ताकि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो, आप ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने जाएं, घूमने फिरने के लिए जाएं, और थोड़ा इन्फ्लेशन की तरफ भी बढ़ेगा जब जेबों में पैसा ज्यादा होगा। लेकिन वो तो बाद की बात है, अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि पैसा ही नहीं है, तो इसलिए लो इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा, उसी का नाम है चीप मनी। और डियर मनी उसके अपोजिट। तो चीप मनी मींस पहली ऑप्शन, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट का लो रेट है उसी का नाम है चीप मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर टू द रिच द पुअर सेव। देखो जी क्वेश्चन है कि अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं कितनी? उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा गरीब कितना बचत कर पाता है? लार्जर पार्ट ऑफ देयर इनकम? नो। एन इक्वल पार्ट ऑफ देयर इनकम? नहीं, उतना भी। अ
स्मॉलर पार्ट ऑफ देयर इनकम, ऑल ऑफ देयर इनकम नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर सी, अ स्मॉलर पार्ट ऑफ देयर इनकम। गरीब आदमी है, एक महीने में 5000 रुपए कमा रहा है, तो उसका सेव कितना करेगा? पहले इसके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम मतलब जितना वो पैसा खर्च कर सकता है, उसके बाद पहले ही पैसे कम है, तो सेव क्या करेगा? तो सेव करेगा स्मॉलर पार्ट ऑफ देयर इनकम, बहुत कम सेव करेगा, ठीक है, बाकी और जगह खर्चा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड पहली बार ये इशू किए हैं नाबार्ड ने, ठीक है जी। पार्ट 1 पार्ट 2 में नाबार्ड को हमने डिस्कस किया था। नाबार्ड आपका एस्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 में, ठीक जी। नाबार्ड कैसे बना था? एक था हम एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो बनी थी आपकी 1963 में, इसका नेम चेंज कर दिया था और रखा था ARDC, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 1975 में, 63 में था एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉर्पोरेशन, 75 में नाम चेंज करके बन गया एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और फिर इसी का ही जो प्रारूप है वो बना नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को। तो 12 जुलाई 1982 को हमारा नाबार्ड बना, उस नाबार्ड ने ही केसीसी बनाया, ठीक है। केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड, यानी किसानों को जो है वो क्रेडिट कार्ड देना है। तो जो केसीसी है वो आपके लॉन्च हुए थे 1998 में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ये जो केसीसी है आपके पेपर का क्वेश्चन है, ये एक गुप्ता कमेटी थी। गुप्ता कमेटी के कहने पे 1988 में नाबार्ड ने क्या आपको इशू किए थे? केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, ताकि किसानों को जो उनको इक्विपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए उनको कुछ लेना, उनको कमी ना आए, तो उनको जो है एक तरह से केसीसी इंट्रोड्यूस किए गए 1998 में। जो किए थे हमारे नाबार्ड ने, जो गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशन थी उस पे किए गए। पेपर में क्वेश्चन आ रहा था कि नाबार्ड किसकी रिकमेंडेशन पे बना? कमेंट सेक्शन पे आप मुझे कमेंट करके बताओ कि नाबार्ड किसकी रिकमेंडेशन पे बना है। तो केसीसी का राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट टेक्स वेज एंड मीज एडवांसेस, WMA, ठीक है जी। इसका एक्रोनिम है। वेज सरकार अर्थोपाय अग्रिम से लेती है, किससे लेती है? देखो सरकार के पास यानी गवर्नमेंट के पास अगर पैसा कम है तो गवर्नमेंट का बैंक कौन है? RBI, ठीक है जी। अगर सरकार के पास कमी हो जाएगी तो सरकार किससे पैसा लेती है? वे एंड मीज एडवांसेस RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है जी। इसके बारे में आपको मैंने बताया था। RBI एक्ट आया था 1934 में, RBI एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में, और RBI का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में, ठीक है जी। तीनों अलग क्वेश्चन है, पेपर में कैसे भी आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट टेक्स वे एंड मीज एडवांसेस फ्रॉम RBI, क्यों? बिकॉज RBI इज बैंक ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक RBI है, ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड इज एसोसिएटेड, देखो आ गया दोबारा से, नाबार्ड इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ, नाबार्ड किसकी डेवलपमेंट देखेगा? इंडस्ट्रीज की, बैंकिंग की, रियल एस्टेट की? नो, नाबार्ड देखो फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर, नाबार्ड इज अच्छा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रूरल एरिया, उसके लिए ही नाबार्ड बना है। फुल फॉर्म बताती है इसकी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, द परमिशन गिवन टू अ बैंक कस्टमर टू ड्रॉ चेक इन एक्सेस ऑफ हिज करंट अकाउंट बैलेंस। आप सबके पास एटीएम होगा, जो एटीएम है उसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। हमारा जो है सबका वो सेविंग अकाउंट होता है। वो जो करंट अकाउंट होता है बड़े बड़े बिजनेसमैन का, जिनको दिन में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करनी होती है, पैसा निकालना होता है, उनके लिए करंट अकाउंट होता है। क्वेश्चन है, परमिशन गिवन टू अ बैंक कस्टमर टू ड्रॉ चेक इन एक्सेस ऑफ हिज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में पैसे पड़े हैं 1
लाख रुपए, ठीक है जी। वो चाह रहा है कि मैंने जरूरत है मुझे 1.5 लाख की या 2 लाख की, तो मैंने उतने निकालने हैं, तो उस फैसिलिटी का नाम जिसमें पैसे हैं कम, आपको चाहिए ज्यादा, उसका नाम है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है जी। जिसमें जितने भी अकाउंट में पैसे हैं आप उससे ज्यादा उसमें निकाल सकते हैं। और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी एक योजना आई थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये लॉन्च की थी 28 अगस्त 2014 में, ठीक है जी। इस प्रधानमंत्री जन धन योजना में आपको पता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में कितनी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आप कि ओवरड्राफ्ट कितने का पॉसिबल है प्रधानमंत्री जन धन योजना में। पहले नहीं होता था, सिर्फ करंट अकाउंट में था, वो भी बैंक से देते थे। तो जो गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जन धन योजना में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी थी कि अगर आपके अकाउंट में 50,000 है और आपको 55 चाहिए तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो बात की बात है। जन धन योजना में ओवरड्राफ्ट कितना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो इस सिचुएशन का नाम है ओवरड्राफ्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, with which form of economy is the term laissez-faire associated। देखो जी, ये जो टर्म है laissez-faire, ये एक फ्रेंच टर्म है, ठीक है जी। इट इज अ फ्रेंच टर्म जिसका मतलब होता है लीव एलोन, यानी कि हमें अकेला छोड़ दो या लेट यू डू, ठीक है जी। laissez-faire का मतलब क्या है, लीव एलोन अकेला छोड़ दो या लेट यू डू अकेले ही काम कर लो, इट्स ओके। तो पूछ रहा है कि इकोनॉमी में ये टर्म कहां यूज होती, तो लीव एलोन कौन बोलेगा कि हम अकेला छोड़ दो, लेट यू डू आप ही काम कर लो हम रहने देते हैं, ये कहेगी गवर्नमेंट, ठीक है जी। गवर्नमेंट का जहां पे कोई रोल नहीं है उस सेक्टर का नाम है इकोनॉमी का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो laissez-faire जो टर्म है वो आपकी यूज होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है, ठीक है जी। नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर इज नो इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, जिसमें लेना देना किसका है, या तो पूंजीपति का, कैपिटलिस्ट का, या फिर कंज्यूमर का, ठीक है जी। ये जो कैपिटलिस्ट है कंज्यूमर की डिमांड को फुल्ली ऑन जो है वो उनको पूरा करते हैं। तो कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है वो कहती है कि गवर्नमेंट हमें तुम्हारी इंटरवेंशन नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्री मार्केट चाहिए जिसमें कैपिटलिस्ट और कंज्यूमर दोनों का ही रोल रहता है, गवर्नमेंट की नो इंटरफेरेंस। तो फ्रेंच टर्म है जो laissez-faire वो बता के रही है लीव एलोन, जिसका जो मीनिंग है। कई बार एग्जाम में यही पूछेंगे कि laissez-faire कौन सी टर्म है, तो इट इज ए फ्रेंच टर्म। बजट कैसी टर्म है, मैंने आपको इससे पहले जो हमारा 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट 2 उसमें बताया था बजट इज अ फ्रेंच टर्म आल्सो। तो laissez-faire कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया इज बेस्ड अपॉन। तो कह रहा है देखो हमारे पास सेक्टर होता है एमएसएमई, इसको कहते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है जी। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। क्वेश्चन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन जो है वो बेस्ड होती है कि आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी की है, ठीक है जी। और आज की डेट में इसमें जो है वो टर्नओवर भी डाला गया है कि टर्नओवर उसमें से जो निकल के आएगा, जो भी हमारी टर्नओवर रहेगी वो कितनी है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया इज बेस्ड ऑन सेल बाय यूनिट, नो। इन्वेस्टमेंट इन मशीन एंड इक्विपमेंट, लेट्स सी। मार्केट कवरेज, नो। एक्सपोर्ट कैपेसिटी, नो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इन्वेस्टमेंट इन मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। ये हमारे पास यहाँ पे फ्लो डायग्राम किया है चार्ट, जिसमें आपको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन दी गई है। इसमें ये पहले पुरानी डेफिनेशन थी, ये रिवाइज्ड डेफिनेशन है। तो माइक्रो जो है हमारा, माइक्रो में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की। ध्यान से इस चार्ट को देखो, आपका कोई भी एग्जाम है उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, चाहे माइक्रो से, स्मॉल से, मीडियम से, इन्वेस्टमेंट कितनी है, टर्नओवर कितनी है। तो माइक्रो में इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ की,
और टर्नओवर अप टू 5 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 करोड़ तक, 5 करोड़ से कम वो है माइक्रो। स्मॉल है जिसमें इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ की और टर्नओवर आपका 50 करोड़ का या उससे कम, ज्यादा नहीं। और मीडियम एंटरप्राइजेज है जिसमें इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ की हो, इक्विपमेंट्स में, मशीनों में, और टर्नओवर 250 करोड़ तक हो। ठीक है जी, 250 करोड़ से ज्यादा नहीं, कम। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशन, इन्वेस्टमेंट इन मशीन एंड इक्विपमेंट, ये आपका जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये उनकी डेफिनेशन है। माइक्रो की भी यही है और मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस की भी यही डेफिनेशन है। इस चार्ट को अपने पास आप नोट डाउन कर लेना, अपनी कॉपी में बहुत काम आएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री ट्रेड रेफर्स टू, देखो जी फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड मुफ्त व्यापार नहीं, फ्री ट्रेड यानी कि मुक्त व्यापार जिसमें जो है गवर्नमेंट का जो रोल है उसमें उनकी इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट उसमें अपनी पॉलिसियां लेकर ना आए। एक्सपोर्ट जो है या फिर जो इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, इंपोर्ट यानी आयात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी पॉलिसी ना हो जिससे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में हिंड्रेंस आए। तो फ्री ट्रेड जो है उसमें एग्रीमेंट भी होता है कंट्रीज के बीच में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। तो फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है दो तरह का होता है, या अगर दो कंट्रियों के बीच में है जैसे इंडिया या यूएस तो है बाइलेटरल, और अगर दो या उससे ज्यादा कंट्रीज के बीच में है तो उसको कहते हैं मल्टीलेटरल। ठीक है जी, तो फ्री ट्रेड किसको कहते हैं कि दो कंट्रियों के बीच में है तो बाइलेटरल है, दो या दो से ज्यादा कंट्री है तो मल्टीलेटरल है, जिसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं होती है, आप जो है आपस में व्यापार कर सकते हैं कंट्रीज आपस में। तो फ्री ट्रेड, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, राइट आंसर। मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट, नो, इनकरेक्ट। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी ठीक है। ट्रेड फ्री ऑफ ड्यूटी, शुल्क मुक्त व्यापार, ये भी ठीक है। तो फ्री ट्रेड रेफर्स टू, फिर कह रहा हूं जो इंस्ट्रक्शन दी होती है आपके पेपर में, स्टार्टिंग में लिखा होता है कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, तो फ्री ट्रेड इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का अप्रतिबंधित विनिमय। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ये भी ठीक ऑप्शन है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट इज ऑप्शन सी, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी इज रिलेटेड विद, ट्रिपल पी कहते हैं इसको, परचेजिंग पावर पैरिटी। ट्रिपल पी के और फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है जी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और यहाँ पे परचेजिंग पावर पैरिटी, ये थ्योरी किससे रिलेटेड है? देखो, परचेजिंग पावर यानी कि क्रय शक्ति, परचेज यानी हमने कहीं दुकान में और हमने कुछ खरीदना है, परचेज करना है, तो परचेज पावर, और कैसे होगी? पैरिटी, समता यानी बराबर है। तो दो कंट्रियां हैं, एग्जांपल एक अपना देश भारत ले लेते हैं और दूसरा अमेरिका ले लेते हैं। मान लो आपने कुछ लेना है, जीन्स लेनी है, शर्ट लेनी है, या खाने पीने के लिए कोई फ्रूट्स कुछ भी लेना है, तो अगर मान लो जैसे कि 12 बनानास की बात करते हैं, 1 दर्जन बनाना, तो अगर इंडिया में वो मिल रहे हैं 100 रुपए के, और यूएस में भी जो यूएस के डॉलर में वहां पे मिलेगा, लेकिन जो डॉलर की वैल्यू है इंडिया के जो रुपये है उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, वहां पे मिल रहे हैं सेम वैल्यू में। ठीक है, डॉलर की जो वैल्यू है वो इंडिया के इक्विवेलेंट रुपये जो इंडिया का रुपी है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है कि जो सामान इंडिया में भी सेम रेट पे मिल रहा है और अमेरिका में भी सेम रेट पे मिल रहा है, चाहे वो अपनी डॉलर की करेंसी में या इंडियन रुपी में, सेम। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मिल रहा है सस्ता, वहां पे मिल रहा है महंगा, नहीं, सेम होना चाहिए। तो परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो एक थ्योरी है जो कहती है कि जो परचेज करने की पावर है दो कंट्रियों के बीच में वो बैलेंस्ड होती है। वो बैलेंस्ड कब होती है? जब उनकी जो परचेज करने की पावर है वो सेम होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि परचेज करना है कुछ, जो हमें रेट इंडिया में मिल रहा है सेम सामान का, वही सेम रेट अमेरिका में मिल रहा है। तो जब उनका रेट दोनों जगह पे सेम है तो उसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। यानी परचेजिंग पावर पैरिटी इज a theory which defines that purchasing power is same
countries, purchasing power between two countries balanced when their purchasing power is same in both of the nation। ठीक है जी, दोनों में सेम रेट में सेम चीजें मिल रही हैं, उसी का ही नाम है परचेजिंग पावर। तो किससे रिलेटेड है? इंटरेस्ट रेट से। नहीं, इंटरेस्ट रेट से कोई लेना देना नहीं है। बैंक रेट नो, ये तो मॉनेटरी पॉलिसी का वो है। वेज रेट नो, एक्सचेंज रेट, ठीक है जी। तो परचेजिंग पावर पैड इज रिलेटेड विद एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज यानी यहाँ पे जो हमारा डॉलर है सेम इंडिया में यहाँ रुपया सामान जो है वो बराबर रेट में मिल रहा है, चाहे इंडिया में चाहे आपका अमेरिका में। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये हमारे इकोनॉमी के सेक्शन के हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के लिए 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए डेली लेकर के आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। इकोनॉमी का जो सेक्शन है कल एक और वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।